नमस्कार। आप सुन रहे हैं मृत्यु के बाद का जीवन एक शाश्वत अन्वेषण। क्या चेतना केवल मस्तिष्क की गतिविधियों का परिणाम है, या यह कोई ऐसी वास्तविकता है जो शरीर की सीमाओं से परे भी बनी रह सकती है? आज के इस एपिसोड में हम मृत्यु के बाद जीवन की संभावनाओं को समझने के लिए विज्ञान की प्रयोगशालाओं और दर्शन की प्रयोगशालाओं दोनों में प्रवेश करेंगे। हम बात करेंगे इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन थ्योरी और ग्लोबल वर्कस्पेस थ्योरी जैसी वैज्ञानिक अवधारणाओं की, जो चेतना को मस्तिष्क के भीतर सूचना और गतिविधियों के समन्वय से जोड़ती हैं। साथ ही हम उन अधिक विवादास्पद विचारों पर भी नजर डालेंगे, जैसे क्वांटम चेतना और क्वांटम अमरत्व, जो यह प्रश्न उठाते हैं कि क्या जागरूकता शरीर के अंत के बाद भी किसी अन्य रूप में अस्तित्व में रह सकती है। यह एपिसोड किसी अंतिम सत्य का दावा नहीं करता, बल्कि उस धुंधली सीमा की पड़ताल करता है जहां विज्ञान, संशय और मानव जिज्ञासा एक दूसरे से टकराते हैं। नमस्कार और स्वागत है। आज हम विज्ञान की अदालत में एक केस लेकर आए हैं, और ये केस उस सवाल पर है जो शायद हम सब ने कभी न कभी खुद से जरूर पूछा होगा: मौत के बाद क्या होता है। आज हमारे हाथ में लाइफ आफ्टर डेथ नाम की किताब का एक हिस्सा है। उसका शीर्षक है साइंटिफिक एक्सप्लोरेशंस ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ। तो आज का हमारा मिशन ये समझना है कि विज्ञान जो सिर्फ देखी परखी जा सकने वाली चीजों से वास्ता रखता है, क्या वो चेतना मतलब कॉन्शियसनेस और मौत के बाद उसके वजूद जैसे गहरे सवालों के आसपास भी पहुंच सकता है। हमारे पास 3 गवाह हैं, 3 बड़े वैज्ञानिक सिद्धांत। तो चलिए इस सवाल से शुरू करते हैं: क्या हमारी चेतना, हमारा मैं होना, सिर्फ दिमाग में चल रही केमिस्ट्री का एक नतीजा है, या कहानी कुछ और है? बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये तीनों सिद्धांत चेतना की पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर हम ये समझ पाएं कि चेतना क्या है, तभी हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि शरीर के बिना उसका कोई अस्तित्व हो सकता है या नहीं। लेकिन एक बात शुरू में ही साफ कर देनी चाहिए, ये तीनों ही थ्योरीज इस बात पर टिकी हैं कि दिमाग काम कर रहा है। उनकी सारी गणनाएं, सारे मॉडल, वो एक जिंदा चलते हुए दिमाग पर आधारित हैं। और यही इनकी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी सीमा भी। ठीक है, तो चलिए हमारे पहले गवाह को कटघरे में लाते हैं। पहला सिद्धांत नाम है इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन थ्योरी, या शॉर्ट में आईआईटी। इसे समझने के लिए एक सवाल पूछते हैं: क्या हो अगर चेतना ये ना हो कि आप क्या सोचते हैं, बल्कि ये हो कि आपका दिमाग एक साथ मिलकर एक सुर में कैसे सोचता है? आपने इसे बहुत अच्छे से समझाया। यही इस थ्योरी का मतलब दिल है। इसे न्यूरोसाइंटिस्ट जूलियो टोनोनी ने विकसित किया है। वो कहते हैं कि चेतना किसी भी सिस्टम में जानकारी के जुड़ने, उसके एकीकरण से पैदा होती है। यूँ समझिए कि दिमाग एक ऑर्केस्ट्रा की तरह है। जब सारे म्यूजिशियंस, मतलब दिमाग के अलग अलग हिस्से, एक साथ मिलकर एक धुन बजाते हैं, तब चेतना पैदा होती है। अगर सब अपना अपना राग आलापे तो कोई धुन नहीं बनेगी, कोई चेतना नहीं होगी। मतलब चेतना एक टीम गेम है, कोई सोलो परफॉर्मेंस नहीं। और मैंने पढ़ा कि इससे मापने का एक पैमाना भी है, कुछ फाई जैसा। हाँ, फाई यानी फाई। ये चेतना के स्तर को मापने की एक कह सकते हैं गणितीय इकाई है। जितना ज्यादा इंटीग्रेशन होगा, मतलब दिमाग के हिस्से जितने बेहतर तरीके से जुड़े होंगे और जानकारी साझा कर रहे होंगे, फाई का मान उतना ही ज्यादा होगा। और जितना ज्यादा फाई, उतना ही गहरा और समृद्ध अनुभव। ये तो कमाल है। मतलब मेरी चेतना का एक स्कोर हो सकता है। और क्या इसका कोई सबूत भी है? बिल्कुल। हमारे सोर्स में 2025 के जर्नल ऑफ कॉन्शियसनेस स्टडीज के एक शोध का जिक्र है। वैज्ञानिकों ने लोगों को अलग अलग अवस्थाओं में देखा, गहरे ध्यान से लेकर तब तक जब उन्हें एनेस्थीसिया देकर बेहोश किया गया। और उन्होंने पाया कि जैसे जैसे इंसान अपनी चेतना खोता है, उसके दिमाग का फाई स्कोर भी लगातार गिरता जाता है, और जब वो जागता है तो स्कोर वापस बढ़ जाता है। ये इस थ्योरी का एक मजबूत सबूत है। तो फिर उन लोगों के बारे में क्या जो मौत के करीब जाकर लौटे, जैसे मिलिन थॉमस बेनेडिक्ट? उन्हें लगा कि वो पूरे ब्रह्मांड से जुड़ गए हैं, सब कुछ एक है। क्या आईथी से समझा सकता है? क्या ये उनके दिमाग का फाई स्कोर था जो मतलब आसमान छू रहा था? ये एक बहुत दिलचस्प संभावना है।
थ्योरी के समर्थक कहेंगे कि शायद उस वक्त उनका दिमाग एक ऐसी दुर्लभ हाइपर इंटीग्रेटेड अवस्था में चला गया था जहां जानकारी का बहाव इतना तेज और संगठित था कि उन्हें सब कुछ जुड़ा हुआ महसूस हुआ। लेकिन यहीं पर आईआईटी की दीवार आ जाती है। ये सब तब तक ही मुमकिन है जब तक दिमाग का ऑर्केस्ट्रा बज रहा है। जैसे ही दिमाग काम करना बंद कर देता है, ऑर्केस्ट्रा खत्म, धुन खत्म और आईआईटी के हिसाब से चेतना भी खत्म। तो मतलब आईआईटी हमें चेतना को मापने के लिए एक बेहतरीन रूलर देता है, लेकिन जैसे ही दिमाग की बत्ती हाँ, वहीं पर उसकी सीमा आ जाती है। गुल होती है, ये रूलर भी काम करना बंद कर देता है। ये हमें जिंदा लोगों के बारे में तो बहुत कुछ बताता है, पर मौत के बाद की कहानी पर पूरी तरह खामोश है। बिल्कुल सही कहा। सोर्स में भी यही सवाल उठाया गया है कि क्या आईआईटी नियर डेथ एक्सपीरियंस यानी एनडीई की व्याख्या कर सकता है। एक न्यूरोसाइंटिस्ट का जवाब है हाँ, ये दिमाग की एक असाधारण अवस्था हो सकती है, लेकिन वो ये भी साफ करते हैं कि इसे मौत के बाद जीवन का सबूत नहीं माना जा सकता। आईआईटी ऐसा कोई दावा ही नहीं करता। तो हमारा पहला गवाह हमें एक डेड एंड पर छोड़ देता है सचमुच में। तो आईआईटी की कहानी दिमाग के साथ ही खत्म हो जाती है। ये थोड़ा मायूस करने वाला है। क्या हमारे पास कोई और नजरिया है, कोई ऐसा सिद्धांत जो चेतना को सिर्फ इंटीग्रेशन से आगे बढ़कर देखे? चलिए हमारे दूसरे गवाह ग्लोबल वर्कस्पेस थ्योरी यानी जीडब्ल्यूटी से पूछते हैं। हाँ, ये नजरिया थोड़ा अलग है। चलिए दिमाग के बारे में एक अलग तरह से सोचते हैं। इसे एक बहुत बड़े न्यूज चैनल के हेडक्वार्टर की तरह देखिए। अच्छा, ये दिलचस्प है। तो इसमें चेतना क्या हुई? प्राइम टाइम शो। एकदम सही। इस थ्योरी के प्रस्तावक हैं बर्नार्ड बार्ड्स। वो कहते हैं कि हमारे दिमाग में पर्दे के पीछे हजारों प्रक्रियाएं एक साथ चल रही हैं। पुरानी यादें, अभी जो देख सुन रहे हैं, भविष्य की योजनाएं, ये सब उस न्यूज चैनल के रिपोर्टर हैं जो अपनी अपनी खबरें लेकर तैयार हैं। लेकिन चेतना वो एक न्यूरल स्पॉटलाइट है, वो प्राइम टाइम शो है जिसमें किसी एक खबर को चुनकर पूरे नेटवर्क पर ब्रॉडकास्ट किया जाता है। जिस भी जानकारी पर ये स्पॉटलाइट पड़ती है, हम उसके प्रति सचेत हो जाते हैं। एक मिनट, मतलब अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये जानकारी प्राइम टाइम पर है। हाँ जी। लेकिन मेरे कमरे में चल रहे पंखे की आवाज वो पर्दे के पीछे थी जब तक आपने उसका जिक्र नहीं किया और मेरी स्पॉटलाइट उस पर नहीं गई। बिल्कुल। बाकी सारी जानकारी, पंखे की आवाज, आपके पैरों का जमीन पर दबाव, ये सब अचेतन रूप से प्रोसेस हो रही थीं। जीडब्ल्यूटी का कहना है कि चेतना का मकसद ही यही है कि सबसे जरूरी जानकारी को इस ग्लोबल वर्कस्पेस या मंच पर लाया जाए ताकि दिमाग के बाकी हिस्से उस पर मिलकर काम कर सकें। और हाल ही में 2024 के न्यूरोसाइंस लेटर्स के एक अध्ययन ने ब्रेन इमेजिंग का इस्तेमाल करके इस वर्कस्पेस को काम करते हुए देखा भी है। तो इस नजरिए से हार्वर्ड स्टॉर्म जैसे लोगों के अनुभव को कैसे समझाएंगे, जिन्हें मौत के करीब अपनी पूरी जिंदगी एक फिल्म की तरह नजर आई? क्या ये उनके दिमाग का आखिरी प्राइम टाइम शो था, एक ग्रेटेस्ट हिट्स एपिसोड? जीडब्ल्यूटी के हिसाब से ये बिल्कुल सटीक व्याख्या है। वो कहेंगे कि जब दिमाग को पता चलता है कि सिस्टम बंद होने वाला है, तो वो अपनी सबसे जरूरी और भावनात्मक यादों को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देकर वर्कस्पेस पर ब्रॉडकास्ट कर देता है। ये एक जैविक प्रक्रिया है, कोई आध्यात्मिक रहस्योद्घाटन नहीं। ये दिमाग का आखिरी शो था। रुकिए, ये तो फिर से वही आईआईटी वाली बात हो गई। मतलब ये सिद्धांत भी यही कह रहा है कि शो चलने के लिए स्टेज का होना जरूरी है। जैसे ही दिमाग की गतिविधि बंद होगी, स्टेज अंधेरा हो जाएगा और शो खत्म। तो क्या हम बस एक ही बात को अलग-अलग शब्दों में कह रहे हैं? आपकी बात काफी हद तक सही है। दोनों ये सिद्धांत एक काम करते हुए दिमाग पर निर्भर हैं। सोर्स में इस पर भी दो तरह के विचार दिए गए हैं। एक संज्ञानात्मक वैज्ञानिक के मुताबिक जीडब्ल्यूटी मौत के बाद जीवन की संभावना को पूरी तरह खारिज करता है। अगर चेतना एक दिमागी प्रक्रिया है, तो दिमाग के बिना प्रक्रिया कैसे हो सकती है? लेकिन एक आध्यात्मिक विचारक इसका जवाब अलग तरह से देता है। वो कहता है, क्या पता जीडब्ल्यूटी सिर्फ हमारे स्थानीय मतलब दिमागी वर्कस्पेस को मैप कर रहा हो, पूरे मन को नहीं। शायद एक बड़ा गैर भौतिक वर्कस्पेस भी हो। लेकिन ये सिर्फ एक विचार है, विज्ञान नहीं। दो गवाह, आईआईटी और जीडब्ल्यूटी, दोनों ने हमें एक ही जवाब दिया, सॉरी, हमारा अधिकार क्षेत्र सिर्फ जिंदा दिमाग तक ही सीमित है। ये दोनों सिद्धांत दिमाग के अंदर ही कैद हैं। लेकिन मैंने सुना है कि हमारा तीसरा गवाह इस कैद से बाहर निकलने की कोशिश करता है।
और ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी जैसा लगता है। क्या सच में वैज्ञानिक ये सोचते हैं कि हम एक यूनिवर्स में मरकर दूसरे में जिंदा रह सकते हैं? ये कहाँ तक विज्ञान है और कहाँ से कल्पना शुरू होती है? देखिए, यहाँ हमें एक गहरी सांस लेनी होगी। जब हम क्वांटम चेतना की बात करते हैं तो हम मुख्य धारा विज्ञान के बिल्कुल किनारे पर चल रहे हैं। ये एक बहुत ही विवादास्पद और आकर्षक विचार है। इसका मूल आइडिया ये है कि चेतना शायद दिमाग के न्यूरॉन्स के लेवल पर नहीं, बल्कि उससे भी छोटे क्वांटम लेवल पर पैदा होती है। क्वांटम लेवल मतलब अणुओं और परमाणुओं की दुनिया। उससे भी छोटी। इस विचार को सबसे ज्यादा हवा दी है रॉजर पेनरोज और स्टुअर्ट हैमरऑफ ने अपने ऑक-ओआर मॉडल से। उनका दावा है कि हमारे न्यूरॉन्स के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स नाम के बहुत छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, जहां क्वांटम प्रक्रियाएं हो सकती हैं, और शायद चेतना इन्हीं क्वांटम प्रक्रियाओं का नतीजा है। ये एक बेहद जटिल और विवादास्पद सिद्धांत है जिसे ज्यादातर न्यूरोसाइंटिस्ट नहीं मानते। ठीक है, ये तो ये क्वांटम चेतना, लेकिन क्वांटम अमरता क्या भला है? ये तो और भी अजीब लगता है। वोनोदेलोस्को ने ज़ुर्कनी क्वांटम अमरता, क्वांटम इमॉर्टैलिटी, इस विचार का एक और भी ज्यादा काल्पनिक विस्तार है। ये क्वांटम मैकेनिक्स की मैनी वर्ल्ड्स व्याख्या पर आधारित है, जो कहती है कि हर क्वांटम घटना पर ब्रह्मांड कई शाखाओं में बढ़ जाता है। तो इस विचार के अनुसार जब आप किसी ऐसी घटना का सामना करते हैं जिससे आपकी मौत हो सकती है, मान लीजिए एक कार एक्सीडेंट, तो ब्रह्मांड 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। एक में आपकी मौत हो जाती है, लेकिन आपकी चेतना हमेशा उस रास्ते पर चलती है जहां आप बच गए। तो आपकी नज़र में आप हमेशा बचते रहेंगे, आप अमर हैं। ये तो दिमाग घुमा देने वाला है। तो क्या एबन अलेक्जेंडर जैसे लोगों के अनुभव जो कोमा में एक दूसरी ही दुनिया देखा है, क्या वो इसका सबूत हो सकते हैं? क्या वो एक दूसरी टाइमलाइन में चले गए थे? लोग ऐसी व्याख्याएं करते हैं, लेकिन यहाँ हमें मुख्य धारा के भौतिकविदों की गहरी शंका को समझना होगा। वो कहते हैं कि क्वांटम प्रभाव बहुत ही नाजुक होते हैं। वो बहुत ठंडे, अलग-थलग माहौल में ही काम करते हैं। हमारा दिमाग जो गर्म, गीला और शोरगुल से भरा है, ऐसी नाजुक क्वांटम अवस्थाओं को बनाए रखने के लिए शायद सबसे खराब जगह है। और इस बात का आज तक कोई भी प्रायोगिक सबूत नहीं मिला है कि चेतना को क्वांटम तरीके से कहीं और भेजा या सहेजा जा सकता है। और क्वांटम अमरता के बारे में क्या राय है? क्या कोई भी इसे गंभीरता से लेता है? क्वांटम अमरता को एक मजेदार दिमागी कसरत से ज्यादा कुछ नहीं माना जाता। ये एक ऐसा विचार है जिसे न तो साबित किया जा सकता है और न ही गलत ठहराया जा सकता है। जैसा कि हमारे सोर्स में एक संशयवादी का जवाब है, ये कोई सबूत नहीं है, ये एक विचार प्रयोग है जिसका कोई ठोस जमीनी आधार नहीं है। तो क्वांटम चेतना एक चकरा देने वाली संभावना तो देती है, लेकिन जब तक इसे परखा नहीं जा सकता, ये गणित और आश्चर्य से बुनी एक खूबसूरत कहानी ही रहती है। तो आज की सुनवाई पूरी हुई। हमारे 3 गवाह IIT, GWT और क्वांटम चेतना सब ने अपनी गवाही दे दी है, और फैसला ये है कि रहस्य अब भी बरकरार है। IIT ने चेतना को एक एकीकृत ऑर्केस्ट्रा बताया, GWT ने इसे एक न्यूरल प्राइम टाइम शो कहा, और क्वांटम चेतना ने हमें मल्टीवर्स की एक हैरान करने वाली सैर कराई। लेकिन मौत की दहलीज पर आकर तीनों ही चुप हो जाते हैं। बिल्कुल, और शायद यही इन सिद्धांतों की सबसे बड़ी खूबी है। वो हमें जवाब नहीं देते, लेकिन वो हमें ये दिखाते हैं कि विज्ञान अब उन सवालों से जूझने की हिम्मत कर रहा है जो हजारों सालों से सिर्फ दर्शन और धर्म के हिस्से में थे। वो हमें उत्तर भले ही ना दें, लेकिन वो हमें बेहतर और ज्यादा बारीक सवाल पूछने के औजार जरूर देते हैं। तो आज की इस गहरी पड़ताल को खत्म करते हुए हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। सवाल ये है, चेतना को समझना क्या दिमाग के अंदर के तारों को मैप करने जैसा है? मतलब क्या ये एक ऐसी चीज है जो दिमाग बनाता है, जैसे कार का इंजन आवाज बनाता है? या फिर चेतना को समझना ब्रह्मांड के एक ऐसे मूलभूत गुण को खोजने जैसा है जिसे हम अभी तक जानते ही नहीं? यानी क्या हमारा दिमाग चेतना को बनाता है या सिर्फ एक एंटीना की तरह उसे पकड़ता है? और अगर ये सिर्फ एक एंटीना है, तो सवाल ये उठता है कि एंटीना टूटने के बाद सिग्नल का क्या होता है?
आज की चर्चा हमें यह स्पष्ट रूप से दिखाती है कि चेतना को समझने की हमारी यात्रा अभी अधूरी है। विज्ञान ने हमें मस्तिष्क के भीतर चेतना के कई मॉडल दिए हैं, लेकिन मस्तिष्क की मृत्यु के बाद क्या होता है? इस प्रश्न पर अधिकांश सिद्धांत मौन हैं या अनुमान पर आधारित हैं। क्वांटम चेतना जैसे विचार आकर्षक हैं, लेकिन वे अभी भी ठोस वैज्ञानिक प्रमाणों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और यही विज्ञान की ईमानदारी है, जहां अज्ञान को स्वीकार करना भी खोज का एक आवश्यक चरण है। शायद मृत्यु के बाद जीवन का प्रश्न केवल यह जानने का प्रयास नहीं है कि अंत के बाद क्या है, बल्कि यह समझने का अवसर है कि हम अभी कैसे जी रहे हैं और किस स्तर की चेतना के साथ। इसी विचार के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। मृत्यु के बाद का जीवन एक शाश्वत अन्वेषण में, जहां प्रश्न बने रहेंगे और खोज जारी रहेगी।